नमस्कार। इस समय हम हैं कोसी महासेतु पे। देखिए नीचे कोसी नदी है, ये सड़क पुल है, उस तरफ रेल पुल है जिसका कुछ 2 महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन। अंचल का कोसी से मिलन हो गया। पहले 298 किलोमीटर तक की यात्रा करके लोग जाते थे कोसी की तरफ, अब वो या दूरी घट गई है कम से कम 150 किलोमीटर। हम अभी अपनी चुनावी चर्चा की टीम के साथ सहरसा की तरफ जा रहे हैं, तो कोसी महासेतु पे हैं हमारे साथ एनबीटीए ऑनलाइन के एडिटर आलोक कुमार जी हैं। आलोक जी, अंचल से सीमांचल की तरफ जा रहे हैं, राजनीति की बात करते हैं, कैसा माहौल है आपका? मिथिलांचल में क्या देखा आपने? नहीं, मिथिलांचल से अभी तो सीमांचल का हम लोग देखेंगे। मिथिलांचल में जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है वो दरभंगा में कुछ और थोड़ा अलग है और मधुबनी में कुछ अलग है। दरभंगा में हम लोगों ने कल बात की, कई जगहों पे हम लोगों ने फेसबुक लाइव भी किया, तो वहाँ बहुत ही कांटे की टक्कर है और समीकरण और जो ध्रुवीकरण है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। दरभंगा और मधुबनी मिथिलांचल की दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 35 से 40% है और लगभग हर सीट पर वो निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं। दरभंगा में जो 10 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ जो लग रहा है दरभंगा जैसे सीट शहरी सीट है, तो स्थानीय स्तर पे जो अलग अलग कारण हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे संजय सरावगी लगातार विधायक रहे हैं तो उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है। एक बागी उम्मीदवार वहाँ पे है, वो एक फैक्टर बनता है। जैसे केवटी है, वो बहुत आसान सीट मानी जा रही है फातमी के लिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए। जो ग्रामीण सीट है वहाँ प्रदीप ठाकुर जो लोजपा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने जेडीयू के फराज फातमी के लिए मुश्किल पैदा की हुई है। तो कुल मिला के जो दरभंगा का हम लोगों का आकलन था उसमें ये रहा कि 10 सीटों में लगभग 6 पे महागठबंधन मजबूत है, 3 से 4 सीटें हैं जहां एनडीए मजबूत है, लेकिन टक्कर कांटे की है। मधुबनी में जो एक ट्रेंड हमें दिखाई दिया, जैसे हम बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में ख़ास तौर पे घूमे और मधुबनी शहर में, उसमें ये पता चलता है कि एक जो अति पिछड़ी जातियां हैं जैसे निषाद, मल्लाह, पचफोरना जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल मोदी के नाम पर बीजेपी के समर्थन में वोट करने वाले हैं। वो वोट कहीं खिसक नहीं रहा है, चाहे कोई बागी हो उम्मीदवार या वो किसी पार्टी का हो। तो जहाँ से भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं जैसे बिस्फी, तो वहाँ पे एक दिखा कि एक ध्रुवीकरण जैसा कि नहीं, हम तो भाजपा को वोट करेंगे। मधुबनी शहर की जहाँ तक बात है वो वीआईपी के खाते में गई हुई है और इस बार दोनों महासेठों के बीच मुकाबला है, सुमन महासेठ, समीर महासेठ। पिछली बार आरजेडी जीती थी, इस बार क्या ऊंट किस करवट बैठता है इसको देखना होगा, क्योंकि मधुबनी एक ऐसा सांस्कृतिक तौर पे विकसित इलाका रहा है जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बजाय के उलट कई बार मुस्लिम और ब्राह्मण जो बहुत ही बड़े कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो मिलकर भी वोट करते हैं किसी एक कैंडिडेट के फेवर में। तो मधुबनी की जो सीटें वहाँ भी अलग अलग सीटों पे अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बराबर यहाँ भी 10 सीटें हैं। अब आप बाबू बरही की बात करें तो वहाँ कपिल देव कामत की पत्नी लड़ रही हैं, एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है, चूँकि वो एक जो सहानुभूति की लहर होती है वो भी है। तो अलग अलग सीटों पे अलग अलग परिदृश्य, राजनगर में कुछ और है, झंझारपुर में कुछ और है। तो झंझारपुर में नीतीश मिश्रा शायद इस बार उनका लक काम कर जाए, लेकिन जेडीयू के टिकट पे ये एक जो ट्रेंड दिखाई दिया वो यहाँ भी है कि जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहाँ भाजपा के जो समर्थक हैं सवर्ण जातियों के, वो पूरी तरीके से वोट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है जेडीयू के फेवर में। ये एक एनडीए के लिए मोटे तौर पर चिंता का विषय है, लेकिन बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई देती है जहां भाजपा के उम्मीदवार हैं। इसलिए क्या मोदी नाम केवलम के तरीके से हो रहा है कि पीएम मोदी की तस्वीरें दिख रही हैं, नीतीश नाराज़गी, हम लोग बिहार के कई जिलों में घूमे, लोगों की नीतीश के प्रति नाराज़गी खुल्लम खुल्ला दिख रही थी। वो कह रहे थे कि हम बीजेपी के तो साथ हैं लेकिन नीतीश कुमार सीएम नहीं चाहिए। तो क्या मोदी का नाम इसीलिए बीजेपी लगातार आगे कर रही है?
नहीं, बीजेपी शुरू से चाहे वो इलेक्शन विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, विधानसभा का चुनाव कहीं भी हो, तो एक मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर पार्टी को लगता है कि उसके प्रधानमंत्री एक तरफा एक अपने बूते वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं या लोगों में मास अपील है, जैसे कि हम लोगों ने बात की कई जो मखाना वाले लोग हैं जो मखाना की खेती करते हैं, हाँ किसान, उन्होंने भी कहा कि हम उनको वोट करेंगे। और जब हम लोगों ने पूछा कि भाई नीतीश कुमार के बारे में क्या राय है, तो ये देख लीजिए कोसी का कनाल बनना था वो नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया। लेकिन जब वोट करने की बारी आएगी और अगर भाजपा का उम्मीदवार उनके सामने है तो सारा संशय दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो एक ट्रेंड है वो एक है। और नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक खास तबके में कहिए एक कुछ न कुछ है, वो एंटी इनकम्बेंसी है। उसके दो कारण हैं जिसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। पहला तो ये कि वो लगातार 3 टर्म फुल टर्म मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जनता चाहती है कि भाई इसमें कुछ और बदलाव हो, क्योंकि विकास जो उनका मेन पोल प्लैंक रहा है उसमें महत्वाकांक्षा ज़्यादा घुस गई है। ये जो है अब ये 2 बार तो ठीक है, बेरोजगारी के मुद्दे पे घिर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा। हाँ, ये तो हम लोगों ने जब ये दरभंगा में भी यूनिवर्सिटी में थे, मुजफ्फरपुर में भी थे, तो कोरोना का समय है, कैंपस भी उतना नहीं लोग बच्चे आ रहे हैं। लेकिन जिनसे भी हमने बात की तो जो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने खास तौर पे जो एक जुमला फेंका है 10 लाख नौकरियों का, वो बहुत भा रहा है उनको। और 65 लाख पहली बार वोटर हैं, ये भी हम लोग कई बार बताते। आप उससे एसएससी या रेलवे का फॉर्म भर रहे होंगे, यानी 70 लाख करने निकले। इस बात को ध्यान में रखकर वोटिंग करते हैं तो निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेंट कर रहे हैं कई सीटों पे, मतलब मैक्सिमम सीटों पे जहां जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनके कैंडिडेट खड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब 10 को रिजल्ट आएगा तो वहां कुछ मुश्किल पैदा हो सकती है नीतीश के लिए? अब ये जैसे देखिए कैसे मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तो हम लोग कल एक ऐसी उम्मीदवार के क्षेत्र में थे जिनके पिताजी नीतीश के बेहद करीबी, वो पापा उनके प्यारे नीतीश के एमएलसी हैं दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर से, और गायघाट से उनकी बेटी लोजपा के टिकट पे जेडीयू के उम्मीदवार को चुनौती दे रही है। वो महेश्वर यादव जो 2.5 साल से आरजेडी से बगावत करके नीतीश के पक्ष कर रहे थे। अब वो वहाँ उनकी बेटी नीतीश को, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब शब्द कह रही है, लेकिन दुर्दशा जो बेबसी और बेरोजगारी और तमाम पिछड़ेपन के कारक गिनाकर वो विरोध कर रही है। डीयू से पढ़ी है, पढ़ी लिखी नौकरी भी एमबीए है, 27 साल की यंग लड़की, तो उसके पीछे जो नौजवानों का झुंड दिखाई दे रहा था कहीं ना कहीं, तो वो जो वोट काटेगा वो किसका काटेगा? वो क्लियर है कि गायघाट में क्या नहीं, बीजेपी संशय में नहीं है। बीजेपी क्यों अपनी तरफ से ये जाहिर करे कि क्या हो रहा है? लेकिन हाँ, उनके समर्थकों में अब सुशील मोदी तो भागलपुर में उनको क्या करना पड़ा, जब भागलपुर के सांसद का ऑडियो सामने आता है जिसमें जेडीयू का सांसद ये कहता है कि तुम अब समय आ गया है भाजपा के खिलाफ वोट करो या भाजपा के उम्मीदवारों को हराओ। तो इससे तो ये तो जो अभी अंडर करंट हम लोग देख रहे थे, जो जमीन के सतह के नीचे थी, बातें अब ऊपर आ रही हैं, अब हवा में घूम रही हैं। और सुशील मोदी को सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और अगर वो सांसद बने हैं तो ये मत भूलें कि भाजपा के सहयोग से ही सांसद बने हैं। अब इससे क्या होगा? मतलब ये तो एक अंडर करंट और बढ़ेगा ना कि भाई बीजेपी और जेडीयू अगर एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हों। अब तक ऐसा था, क्या था कि जेडीयू प्रतिक्रियावादी नहीं हुई थी, जो चल, और बीजेपी भी नहीं थी, बल्कि वास्तविकता यही है। ये चिराग पासवान और हनुमान वाला जो एक था फैक्टर, उसमें जो विकल्पहीनता थी और हमेशा नीतीश की बी टीम बने रहने की मजबूरी से उबरने का जो एक रास्ता दिखा, उसके बाद जेडीयू की सीटों पे दिक्कत हो रही थी जेडीयू को। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश के खिलाफ मोर्चा लेकर निकले हुए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब ये भागलपुर वाला कांड हुआ, इससे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो क्रैक्स हैं
वो अब वाइड ओपन हो सकते हैं। और ऐसे में जब दूसरे चरण के चुनाव में परसों है, 36 घंटे, आज दो, हाँ कल, और फिर 7 को आखिरी चरण का चुनाव, मुझे लगता है समय बहुत कम है। जो फ्लोटिंग वोट्स हैं उनकी संख्या बिहार में होती है कम, वो मन बना चुके होते हैं कि किसको वोट करना। अब तक जैसे कल वाले वोटर जो हैं वो मन बना चुके होंगे कि उनको कहाँ वोट करना है। तो इस लिहाज से बेहद दिलचस्प मुकाबला है इस बार। और 2005 से लगातार विधानसभा चुनावों के कवरेज के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार ये कोई आंकड़े बताना या ये बता पाना कि कोई स्वीप कर रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है। पीएम मोदी चिराग पे कोई डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं। कम से कम 6 रैलियां उनकी हुई। 6 रैली में, पहले रैली में उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद बाकी के 5 रैलियों में नाम तक नहीं लिया। इसको जो एक चल रहा है ज़मीन पे कि बीजेपी और एलजेपी एक के है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ना अब उसमें देख लीजिए, देख रहे हैं। हमने कल रात को भी हम लोग होटल में बैठ के ये बात कर रहे थे मधुबनी के डीजी होटल में कि पहली रैलियां हुई उनकी कब, पहले दिन के पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले, ठीक, सासाराम से शुरुआत हुई। उसके 1 घंटे पहले जेडीयू के संजय झा ने कहा कि 1 घंटे में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, उनका इशारा चिराग की तरफ था। हुआ क्या, रैली में मोदी जी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद भावुक ट्वीट आया चिराग का कि मैं बहुत भावुक हूं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मेरे पिताजी को याद किया। अब देखिए उसके बाद रैली कब हुई, कल छपरा समेत कई जगहों पे। दूसरे चरण का मतदान कब है, कल। मतलब फिर वही ट्रेंड। इसमें भी लग रहा था कि शायद वो बहुत बोलेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो ज़बरदस्त प्रचार किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि एनडीए, कुछ लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एनडीए के कैंडिडेट को जिताएं। कहीं भी फ्रंटल अटैक उन्होंने नहीं किया। और वो जो चीज़ छोड़ के गए थे पहले चरण के चुनाव से 36 घंटे पहले, वही चीज़ इस बार भी वो छोड़ कर गए हैं। और अब इसका देखना होगा कि कल के चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। तो अब देखना होगा कि कल के चुनाव में क्या असर होगा। हम कोसी महासेतु पे हैं, सीमांचल यहाँ से बस 2 से 4 किलोमीटर दूर है। हम पहुँचेंगे और आपको सीमांचल की ताज़ा अपडेट शाम तक बताएंगे। कोसी महासेतु से अपने सहयोगी मुनेश्वर के साथ सत्यकाम अभिषेक, NBT ऑनलाइन के लिए।